हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी ई टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंजन कंट्रोलर के बारे में, जिसका नाम है EMS926। इस कंट्रोलर के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से इसको रिप्लेसमेंट करते हैं। अगर कोई फॉल्ट आता है तो नया किस तरीके से लगाते हैं और कौन से कनेक्शन करने होते हैं। EMS कंट्रोलर 926 के सारे कनेक्शन के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे और देखेंगे नया इंस्टॉल करने पे कौन कौन सी सेटिंग की जाती है, यानी पूरा रिप्लेसमेंट का प्रोसेस दिखाएंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम इसके सारे कनेक्शन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने J4 निकाल लिया है। J4 कनेक्शन में हमारे अल्टरनेटर के R, Y, B और N यानी 4 वायर रहते हैं जो कि अल्टरनेटर से सप्लाई आती है, और इसी की मदद से हमारा EMS जो है जनरेटर की वोल्टेज डिस्प्ले करता है और कंट्रोल भी करता है। और ये कनेक्टर है J2, इसमें 10 वायर रहते हैं। और उसके बाद में हमने निकाला है J3 और उसके बाद में J1 कनेक्टर में केवल 2 वायर रहते हैं। एक रहता है बैटरी का पॉजिटिव जो कि नीचे लगता है, और दूसरा रहता है बैटरी का नेगेटिव। और सबसे लास्ट में हम निकाल लेते हैं इसके CT के वायर, यानी कंपाउंडिंग ट्रांसफार्मर के वायर। CT की मदद से ही कंट्रोलर जो है इस इंजन के एम्पेयर सेंस करता है, यानी लोड कितना एम्पेयर चल रहा है उसको इसी तीनों वायर की मदद से सेंस करता है और डिस्प्ले पे दर्शाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कंट्रोलर के सारे वायर निकल चुके हैं, और ये वायर हैं इसके कंपाउंडिंग ट्रांसफार्मर के जो सामने दिख रहे हैं। इसमें C110, C120 और C130 लिखा हुआ है। तो कंट्रोलर के सारे वायर निकालने के बाद कंट्रोलर के लॉकिंग स्क्रू दिए रहते हैं जिसकी मदद से ये माउंट होता है किसी पैनल पे। इनको स्क्रू ड्राइवर की मदद से पुश कर देते हैं और इसकी पिन निकल जाती है। इसके बाद इस कंट्रोलर को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सारी पिनें निकल गई हैं। अब हम इस कंट्रोलर को बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद में नया फिटमेंट कर देंगे। नया फिट करने के बाद में हम इसके कनेक्शन यानी कनेक्टर सारे फिट करेंगे। तो वाह, पीछे की सारी पिनें निकलने के बाद में थोड़ा सा प्रेस करते हैं और ये आगे को निकल आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, पुराना कंट्रोलर निकल चुका है। अब हम नया कंट्रोलर इसी जगह पे लगा देंगे। 9 सीरीज़ के 3 EMS कंट्रोलर जो हैं वो ग्रिप्स इंजन में यूज़ किए जाते हैं, जिसमें पहला ये 926 है। इसमें इंजन और अल्टरनेटर दोनों की कंट्रोलिंग होती है। और इसी के साथ में इसका एक इम्प्रूव मॉडल आता है, वो होता है 927 यानी EMS 927। इसमें भी इंजन और अल्टरनेटर दोनों की कंट्रोलिंग दी रहती है। और इन दोनों के अलावा तीसरा जो आता है 936, ये कंट्रोलर ऐसा है जिसमें कि अल्टरनेटर की कंट्रोलिंग नहीं होती है, यानी इलेक्ट्रिकल की कोई कंट्रोलिंग नहीं होती है। ये केवल इंजन की कंट्रोलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें केवल इंजन स्टार्टिंग और स्टॉपिंग प्लस ऑयल प्रेशर कंट्रोलिंग, यानी लो ऑयल प्रेशर पे ट्रिप होना और हाई वाटर टेम्परेचर पे ट्रिप कराना, अलार्म देना, या वाटर टेम्परेचर यानी लो वाटर टेम्परेचर आदि के सिग्नल देता है और इंजन को ट्रिप कराता है। इसके अलावा अल्टरनेटर का कोई फीचर इसमें इंक्लूड नहीं रहता है। बेसिकली ये सेम वैसा ही है जैसा हमारा पुराना वाला EPU बॉक्स आता था, यानी इंजन प्रोटेक्शन यूनिट आती थी, वो डिजिटल नहीं होती थी। और बस इसका सेम वही फीचर हैं, ये डिजिटल डिस्प्ले देता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं नया EMS 926 फिट हो गया है। अब चलते हैं इसके कनेक्शन कर देते हैं, यानी इसके कनेक्टर वायर जो लगे हुए हैं उसको फिट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसके CT के वायर फिट करेंगे यानी लगाएंगे। तो R, Y, B तीनों वायर को हम इसमें ऊपर से इंसर्ट करेंगे और बॉटम की तरफ निकाल देंगे।
और उसके बाद में इसके कनेक्टर को में इसको जोड़ देंगे। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, इन्हीं तीनों वायर की मदद से एक कंट्रोलर जो है इंजन के एम्पेरेज यानी लोड को सेंस करता है और डिस्प्ले करता है। और अब हम फिट करने जा रहे हैं कनेक्टर J4। ये अल्टरनेटर का R, Y, B और N यानी तीनों फेस प्लस न्यूट्रल के वायर हैं। इन्हीं की मदद से ये कंट्रोलर जो है वोल्टेज को सेंस करता है और पूरे अल्टरनेटर की कंट्रोलिंग करता है। और अब हम लगा रहे हैं J1। ये बेसिकली बैटरी के वायर रहते हैं। इसमें ऊपर वाला नेगेटिव रहता है और नीचे का पॉजिटिव रहता है। यही दो मेन वायर हैं जिससे ये DC इनपुट लेता है और पावर भी इसी वायर की मदद से ये लेता है। प्लस पूरे DC सर्किट को कंट्रोल करने में भी ये वायर मदद करते हैं। और ये है 6 पिन वाला J3 कनेक्टर। इसमें हमारे 3 वायर लगे हुए हैं। एक आता है फ्यूल आउटपुट का, दूसरा क्रैंक आउटपुट का और तीसरा जो है होटर आउटपुट का वायर रहता है। और अब हम लगा रहे हैं 10 पिन वाला J2 कनेक्टर। इसमें बेसिकली हमारे 5 वायर कनेक्टेड रहते हैं, जिसमें पहला रहता है फ्यूल लेवल सेंसर का, दूसरा इंजन टेम्परेचर का, तीसरा कनोपी टेम्परेचर का, चौथा ऑयल प्रेशर सेंसर का और पांचवा वाटर लेवल सेंसर का वायर लगा रहता है। तो नया इमेज लग चुका है और इसके सारे कनेक्शन किए जा चुके हैं। आप इसका पावर ऑन करते हैं और देखते हैं इस EMS की सेटिंग कैसे करते हैं। तो EMS की सेटिंग उसके इंजन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम इसका पावर ऑन करेंगे और वेट करेंगे जब तक इसमें रेडी नहीं लिख के आ जाता है। जब रेडी लिख के आ जाता है तो इसका AC के बटन लॉन्ग प्रेस करेंगे लगभग 6-7 सेकंड तक और इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। यदि कंट्रोलर में पासवर्ड पड़ा होगा तो पासवर्ड वाला स्क्रीन आएगा और आपको इसका पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी इसका सेटिंग स्क्रीन ओपन होगी। जैसा कि अभी इसमें पासवर्ड नहीं पड़ा था और सेटिंग स्क्रीन ओपन हो चुकी है और हम सिस्टम में अंदर जा रहे हैं और देख रहे हैं आप सेटिंग में क्या क्या दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमने अभी देखा है सिक्योरिटी ऑफ है, इसीलिए हमको पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अदरवाइज़ अगर ऑन होता तो हमको इसका पासवर्ड डालना पड़ता। तो सिस्टम की सेटिंग चेक हो चुकी है, सारा कुछ ओके था, कोई उसमें डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं थी। अब चलते हैं इंजन के अंदर में और देखते हैं कोई सेटिंग चेंज करने की आवश्यकता है या ठीक है। बेसिकली होता क्या है, इंजन सेटिंग के अंदर में इंजन टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर या स्विचेस को सेलेक्ट करना होता है या बैटरी चार्जिंग की वोल्टेज को सेलेक्ट करना होता है। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसके हिसाब से मिनिमम या मैक्सिमम, या 24 वोल्ट की बैटरी है तो उसके हिसाब से मिनिमम या मैक्सिमम वोल्टेज सेलेक्ट करना होता है। इसके अलावा जो ऑयल टेम्परेचर सेंसर है या ऑयल प्रेशर सेंसर है, वाटर टेम्परेचर सेंसर है, इनकी रेंज सेलेक्ट करनी होती है। किस रेंज में हमको या कितने टेम्परेचर में इसमें अलार्म देना है और कितने टेम्परेचर पे जाके इंजन को ट्रिप होना है, वो आज सेटिंग जो हैं वो सारी सेटिंग इसमें सेट करना होता है। उसी के अकॉर्डिंग फिर ये इंजन काम करेगा। और इस सेटिंग को सेट करने के लिए हमको इन चारों बटनों का यूज करना होता है। इसमें स्टार्ट बटन है, स्टॉप बटन है और इसी के बटन है तथा मोड बटन है। तो इन सारे चारों बटनों की मदद से हम सेटिंग सेट कर सकते हैं, जिसमें हम स्टॉप बटन का यूज़ करते हैं नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट करने के लिए और वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए। और स्टार्ट बटन का यूज़ जो करते हैं वो करते हैं प्रीवियस कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए या वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। और सेटिंग के दौरान जो हम इसी के बटन का यूज़ करते हैं उस कॉलर अप के लिए करते हैं, यानी जो आइटम हमारी आइटम की लिस्ट है उसमें ऊपर जाने के लिए हम AC के बटन का यूज़ करते हैं। और मोड बटन का जो यूज होता है स्कॉलर डाउन आइटम लिस्ट के लिए होता है, यानी जो हमारी लिस्ट चल रही है जिसमें हम जो सेटिंग में कर रहे हैं उसमें नीचे की तरफ जाना है यानी डाउन साइड में जाना है तो हम मोड बटन का यूज करते हैं, और अप साइड में जाना है तो इसी के बटन का यूज़ करते हैं। और किसी भी सिस्टम की एक बार सेटिंग होने के बाद में टॉप प्रेस स्टॉप लिख के आता है। अगर आपने तुरंत कोई एक्शन विदिन 60 सेकंड नहीं लिया तो सारी सेटिंग आपकी सेव नहीं होगी और दोबारा से आपको सेटिंग करनी पड़ेगी।
तो जैसे ही टॉप प्रेस स्टॉप लिख के आना है उसी समय हमको स्टॉप बटन पुश कर देना है और सेटिंग जो आपने कर रखी है वो सेव हो जाएगी। अगर इंजन में कोई अलार्म आ रहा है उसको एक्नॉलेज करने के लिए यानी उसको स्वीकार करने के लिए हमको इसी के बटन दबाना पड़ता है और वो हूटर बंद हो जाएगा। और सिस्टम को रीसेट करने के लिए स्टॉप बटन को प्रेस करना पड़ता है, जिससे जो भी अलार्म आ रहा था वो क्लियर हो जाता है। जैसा कि स्टॉप बटन की मदद से हम इंजन को बंद कर सकते हैं, इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये लगभग 50-60 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिकली स्टॉप होगा। अगर कोई इमरजेंसी स्टॉप करना है तो इसी बटन को हमको 2 बार कंटिन्यू प्रेस कर देना है और इंजन तुरंत ही स्टॉप हो जाएगा, यानी इमीडिएटली इंजन स्टॉप हो जाएगा। अगर इंजन ऑटो मोड में चल रहा है तो उस समय हमको केवल एक बार स्टॉप पुश बटन दबाना है और इंजन इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा। और एसी सेटअप के अंतर्गत इंजन की कैपेसिटी के अनुसार इसकी सेटिंग करनी होती है, जैसे लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज ट्रिप और ओवरलोड ट्रिप कितने पे कराना है। यानी जो कैपेसिटी इंजन की है, जैसे मान लिया 50 kVA का इंजन है तो 50 kVA इंटू 1.39 कर देते हैं और उसके एम्पेरेज निकल आते हैं। तो जो 50 kVA के एम्पेरेज निकलते हैं वो निकलते हैं 69.5 एम्पेरेज, यानी अप्रॉक्सीमेट 70 एम्पेयर लोड लेगा 50 kVA का जनरेटर। तो इसका जो ट्रिपिंग पॉइंट रखना पड़ेगा, जो सेट करना पड़ेगा वो 70 एम्पेयर रखना पड़ेगा और जो इसका अलार्म है वो हम 50 से 60 के बीच में रख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट EMS की सेटिंग हो चुकी है। अब इसको फाइनली हम एक बार स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए हमको पावर बटन ऑन करना है और जब पावर बटन ऑन करेंगे और डिस्प्ले पे रेडी लिख के आ जाएगा उसी समय हमको स्टार्ट बटन पुश कर देना है और इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों EMS चेंज हो चुका है और उसकी सेटिंग प्रॉपर हो चुकी है। उसके बाद हमने इंजन स्टार्ट कर लिया है और इंजन स्मूथली रन कर रहा है और EMS भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और ये जो EMS 926 चेंज किया गया है, ये इंजन है 50 kVA का ग्रिप्स का 4YDA इंजन है। और इस EMS में जो पैरामीटर डिस्प्ले करते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: लुब्रिकेशन ऑयल प्रेशर, लुब्रिकेंट ऑयल टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर, बैटरी वोल्टेज, चार्जिंग स्टेटस, इंजन रन आवर्स, इंजन स्पीड। और जो इलेक्ट्रिकल के जो पैरामीटर डिस्प्ले होते हैं, SFT डिस्प्ले होती हैं, वो इस प्रकार होती हैं: लाइन टू न्यूट्रल एंड लाइन टू लाइन वोल्टेज, फेस करंट, AC फ्रिक्वेंसी, kVA किलोवाट, kWh पावर फैक्टर, लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज, लो फ्रिक्वेंसी एंड हाई फ्रिक्वेंसी। इसके अलावा ओवरलोड सेफ्टी भी कार्य करती है, यानी इंजन की जो एम्पेयर सेट किए गए हैं उससे ज़्यादा एम्पेयर होने पे अलार्म दिखाएगा। अगर अलार्म पे ध्यान नहीं दिया तो इंजन को शट डाउन करवा देगा। इन पैरामीटर के अलावा कुछ एडिशनल पैरामीटर भी डिस्प्ले करता है, जैसे कनोपी का टेम्परेचर, फ्यूल लेवल, रेडिएटर वाटर लेवल, एक्साइटेशन कंट्रोल, मेंटेनेंस टाइमर और अलार्म हिस्ट्री आदि फीचर उपलब्ध रहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।